तुम लोग जस्ट कॉपी में हेडिंग लगाओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और एक बार बोलो राइटिंग पूरा क्लियर है कि नहीं सबका, एक बार लास्ट बोल दो, क्लास फाइनली स्टार्ट कर दी है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये टॉपिक समझने के लिए ना तुम लोग कुछ कलेक्शन बनाओ पहले, क्योंकि ये नया चैप्टर है, एकदम मैक्रो का चैप्टर है, ठीक है। एक्चुअल चैप्टर का नाम क्या है बोलो, नेशनल क्या है, इनकम। लेकिन नेशनल इनकम का ही एक पोर्शन है जिसको सर्कुलर फ्लो कहा जाता है, और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। अभी कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम लिखा रहे हैं, वो सब 1 2 3 4 करके लिखो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, क्या स्क्रीन और ऑडियो क्लियर है एकदम सबका? चलो कियो, ठीक है, डन है ना। तो तुम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे, लिख दो भाई फैक्टर इनकम। एकदम मेरे साथ साथ लिखोगे सब, ठीक है, आज हम भी लिखेंगे, तुम लोग भी लिखो। फैक्टर इनकम एक हेडिंग बनाओ, हेडिंग बना के नीचे एक डॉट लगा दो। हम लोग तो डॉट वाइज पॉइंट बनाएंगे है ना थ्योरी में। फैक्टर इनकम किसे कहते हैं भाई, मेहनत का इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। मतलब ये वो इनकम है जो पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो फिर फैक्टर इनकम में लिखो फर्स्ट पॉइंट में इनकम रिसीव्ड। हम अगर बहुत छोटा लिख रहे हैं तो मुझे बताना, हम थोड़ा राइटिंग को बड़ा कर देंगे, और अगर क्लियर है तो वो भी बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, तो लिखो इनकम रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कुछ बातें थोड़ा ऑडियो को भी कैच करो, हर चीज़ के लिए तुमको पूरा बॉडी देखना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। पेंटअप में बहुत दिन बाद पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा टाइम मिसयूज हो गया, बता अब तक हम लोग का चैप्टर कहाँ तक चला जाता। कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड बाई, लिखो प्रोवाइडिंग, लिखो प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, खाली प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शंस। एफओपी क्या है, क्लास 11 में पढ़े थे, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा वो है फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर प्रोवाइड करके जो इनकम मिलेगा उसको फैक्टर इनकम कहा जाएगा। ओके डन। सेकेंड डॉट में अब एक चार्ट बनाओ, जैसे हम कर रहे वैसे करोगे। एफओपी, एफओपी का मतलब क्या है भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट में एफओपी लिख दिए, ठीक है। और ठीक साथ में थोड़ा दूर में लिखो फैक्टर इनकम, एफआई का मतलब हो गया फैक्टर इनकम, ठीक है डन। दुनिया में है तो बहुत सारे फैक्टर, हजारों फैक्टर्स है जिसके बिना पे, मतलब जिसके बिना भाई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सारे फैक्टर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितना सोचो, बोलो 4 कैटेगरी। नेक्स्ट डे जब ऑफलाइन आओगे ना तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, बताना, ठीक है। और जो 4 भाई कैटेगरी है ना, उसमें से एक है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा बड़ा नाम है ये। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है डन। लैंड के अगेंस्ट में जो इनकम रिसीव करेंगे उसको रेंट कहा जाता है, ठीक है। हम क्या बोले, कैटेगरी तो हजारों हैं, मतलब फैक्टर्स हजारों हैं, बट सारे फैक्टर्स को 4 कैटेगरी में रखा गया। मतलब अगर हम लोग किसी को घर भाड़े पे देंगे तो बदले में मिलेगा कि नहीं रेंट, तो जो घर हम लोग दे रहे हैं, जो हाउस दे रहे हैं, जो बिल्डिंग दे रहे हैं ना, वो सबको लैंड का कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। अच्छा लेबर, अगर हम लोग किसी को अपना लेबर देंगे, अपना सर्विस देंगे, तो बदले में क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ऑनरेरियम मिलेगा, वेजेस मिलेगा, है ना। तो इतना सारा नाम को बदल के ना ये लोग एक नाम रख दिया, दैट इज वेजेस। तो लेबर के अगेंस्ट में क्या मिलेगा, वेजेस। मतलब फैक्टर इनकम वो सब इनकम है जिसको पाने के लिए ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ सामने वाले को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो प्रोवाइड करेंगे वो कौन है, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब। और जो बदले में मिलेगा वो कौन है, वो है रेंट वेजेस वाला पार्ट। क्या सबको क्लियर है, यहाँ तक लिख पा रहे हो मेरे साथ साथ? अच्छा, अब अगर कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, अगर हम लोग अपना पैसा कैपिटल प्रोवाइड किए तो बदले में क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो भाई तीसरा इनकम है उसमें लिख दो इंटरेस्ट।
चौथा, हम लोग अगर ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे किसी को, मतलब कोई बिजनेस का ओनर बन जाएंगे, कोई चीज़ का हम अगर ओनर है तो ओनर को बदले में क्या मिलता है? बदले में उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो खाली प्रॉफिट लिख के रखो। दुनिया में है तो बहुत किस्म के इनकम, लेकिन सबको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और वो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और भाई प्रॉफिट। ये 4 चीज़ को तुमको याद रखना है। चलेगा क्या? अब ये मत बोलना कि सर सैलरी कहाँ पे, तो वेजेस का कैटेगरी में ही सैलरी को भी डाल दिया गया है। चलेगा क्या? क्या सबका लिखना हो गया? चलो वेरी गुड। अच्छा थोड़ा रुकना। हाँ, ये भाई ट्रांसफर इनकम है कौन? क्या अपना बुद्धि लगा के बोल पाओगे कोई? फैक्टर इनकम मतलब इनकम, वो इनकम जो पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, और ट्रांसफर इनकम मतलब वो इनकम जो पाने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। मतलब गिफ्ट हो गया, सब्सिडी हो गया, है ना। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देता है वो फ्री में देता है, उसके बदले में हमको कुछ नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो चलो लिख दो इसका डेफिनेशन भी। इसमें इसको भी अंडरलाइन करो, हेडिंग बनाओ, नीचे सब डॉट दे के लिखो कि इनकम रिसीव्ड without providing factors of productions। बिना फैक्टर दिए जो इनकम हम लोगों को मिलता है उसको भाई ट्रांसफर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट डे पूछेंगे तो बताना है तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट डॉट में लिखो एग्जाम्पल। समझने के लिए एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में लिख दो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिफ्ट भाई। अच्छा सच बोलो, ट्रांसफर इनकम गिफ्ट को बोलोगे कि नहीं? गिफ्ट पाने के लिए कुछ देना पड़ता है क्या? नहीं ना। चलो डन है। क्या? हाँ बोलो। ठीक है ना सबका? आज खाली टॉपिक सबको चार्ट बना रहे खाली। ठीक है, चैप्टर तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, है ना। चलो थर्ड पॉइंट में एक मज़ेदार चीज़ बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट। पहले हम बना लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आएगा कि कितना स्पेस लगेगा, है ना। गुड्स, चलो गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबको पता है गुड्स कौन है भाई? ये वो चीज़ है जो यूज़ करके या तो और कुछ बना सकते हैं या फिर फाइनल यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना, और ऐसा कोई भी चीज़ जो यूज़ करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो सबको गुड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया भाई कैपिटल गुड्स, और एक को बोला गया भाई कंज्यूमर गुड्स। क्या हैंडराइटिंग क्लियर है? सबको पूरा क्लियर दिख रहा है ना एवरीथिंग भाई? ओके डन। तो गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैपिटल गुड्स और भाई कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये समझने के लिए पहले एग्जांपल सुनो, बढ़िया एग्जांपल। ठीक है, सोचो कोई एक फैक्ट्री है। फॉर एग्जांपल सोचो ये एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री मतलब कौन भाई? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह सकते हो, फिर इसको भाई प्रोडक्शन यूनिट कह सकते हो। ठीक है, ये फैक्ट्री में ना मार्कर भाई प्रोडक्शन होता है। मार्कर, जो मार्कर पेन से पढ़ाते हैं ना हम लोग, वो मार्कर पेन ये फैक्ट्री में बनता है मान लो। और मार्कर बनाने के लिए जो मशीन चाहिए ना, वो मशीन भी यही फैक्ट्री में बनता है। दैट इज मार्कर मेकिंग मशीन। मार्कर मेकिंग मशीन मतलब मार्कर जो पेन है ना वो भी ये फैक्ट्री में बन रहा है, और मार्कर बनाने का जो मशीन है वो भी यही फैक्ट्री में बन रहा है। ठीक है, क्या दोनों सेम चीज़ है? नो, दोनों सेम चीज़ नहीं है। ये जो मार्कर है ना, ये फैक्ट्री से निकल के कहाँ जाएगा? ये फैक्ट्री से निकल के फाइनल यूज़र के पास जाएगा। ये मार्कर फैक्ट्री से निकल के फाइनल यूज़र के पास जाएगा, मतलब इसको फाइनली वो खरीदेगा जो इसको यूज़ करेगा। ख़त्म, कह सकते हैं ना हम लोग हाउस होल्ड यूज़र। क्लियर है?
बट मार्कर मेकिंग मशीन कौन परचेज करेगा? सोचो, क्या कोई हाउस होल्ड, क्या हम लोग मशीन खरीद के ले आते हैं या फिर खाली मार्कर खरीदते हैं? अगर मशीन खरीद लिए तो बोलो हम भी भाई फैक्ट्री ही बन गए कि नहीं, हम भी कोई प्रोडक्शन यूनिट बन गए कि नहीं। एक फैक्ट्री में मार्कर भी प्रोडक्शन हो रहा है, मार्कर मेकिंग मशीन भी बन रहा है, तो वो फैक्ट्री से मार्कर कौन खरीदेगा? आम आदमी खरीदेगा, हाउस होल्ड खरीदेगा। लेकिन मशीन कौन खरीदेगा भाई? एक फैक्ट्री से निकलेगा और एक फैक्ट्री में जाएगा और एक बिजनेस फार्म में जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब हम लोग कह सकते हैं कि ये मार्कर मेकिंग मशीन किस काम में आएगा भाई? ये मार्कर मेकिंग मशीन फिर मार्कर बनाने में काम में आएगा। बोलो हाँ के ना? लेकिन ये जो मार्कर है ना, ये बेचारा मशीन बनाने के काम में नहीं आएगा। मार्कर मशीन बनाने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मार्कर मशीन से मार्कर बनेगा। क्लियर है? मार्कर मशीन क्या करेगा? मार्कर बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन मार्कर से तो मशीन नहीं बन सकता ना। तो अब ये दोनों को समरी करोगे ना, तो कैपिटल गुड्स वो है जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट इज मार्कर मेकिंग मशीन। और कंज्यूमर गुड्स वो है जो फाइनल कंजम्पशन जिसका किया जाता है, इसको और कोई फर्दर रीसेल या फिर फर्दर कोई काम में इसको यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे लिख दो मार्कर। अब ये फ्लो चार्ट को बना लो, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे एकदम। कैपिटल गुड्स के नीचे लिखो मार्कर मेकिंग मशीन, कंज्यूमर गुड्स के नीचे लिखो मार्कर। चलेगा क्या? अकाउंट्स का लैंग्वेज में सोचोगे ना, तो ये कैपिटल गुड्स ना वन टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। एक साल से ज़्यादा ये लोग यूज़ हो सकते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर मतलब गुड्स है ना, वो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ करेगा, उसका और कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा, उसमें और कोई चेंजेस भी नहीं आएगा, या उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन हम लोग नहीं करेंगे। क्या सबको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या सब लोग क्लियर हो? क्या बोले? पूछो। मैंने क्या चीज बोलो? रिपीट कौन सा चीज करो? कितना जन का आवाज क्लियर नहीं है? थोड़ा बोलो जल्दी जल्दी। अगर बहुत जन का, अगर कैपिटल गुड्स के नीचे एक छोटा सा बस मतलब ना एरो लगाओ, ये कैपिटल गुड्स का मूवमेंट कैसा होता है, मतलब ये कहां से निकल के कहां जाता है। तो कह सकते हैं ना फैक्ट्री टू फैक्ट्री, फैक्ट्री को, प्रोडक्शन सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में फार्म सेक्टर कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट डे सेक्टर भी मतलब देखेंगे, ठीक है ना। 4 सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कंज्यूमर, फार्म सेक्टर मतलब हो गया भाई प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के साथ और किसका रिलेशनशिप है? वो है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो फार्म सेक्टर का मतलब समझ लो, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ये लोग सब भाई फार्म सेक्टर है। क्या चलेगा सबको? तो कैपिटल गुड्स का मूवमेंट कैसा होगा? फार्म सेक्टर टू फार्म सेक्टर, मतलब फैक्ट्री टू फैक्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि ऑब्वियसली मशीन को कोई हाउस होल्ड तो नहीं खरीदेगा, हाँ कि ना? चलो डन है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स है ना, इस बेचारे का मूवमेंट कैसा होगा? थोड़ा नीचे एरो दे दो, इसमें लिखो ये बनेगा तो फार्म सेक्टर में, लेकिन ये जाएगा किसके पास भाई? फार्म सेक्टर के हाउस होल्ड। सबको समझ में आ रहा है ना? और ये खाली हाउस होल्ड क्यों जाएगा? हाउस होल्ड के पास भी जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी जा सकता है, फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। लेकिन ये फैक्ट्री से निकल के ना दोबारा कोई फैक्ट्री में नहीं जाने वाला। एक फैक्ट्री में पेन बन गया ना, तो ये फैक्ट्री से निकला और निकल के ये तो हाउस होल्ड के पास जाएगा, या फिर गवर्नमेंट खरीदेगा डिफेंस के लिए, है ना, या फिर फॉरेन सेक्टर के पास जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लेकिन ये दोबारा फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा, फैक्ट्री में फिर से ये नहीं जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? हम लोग गुड से रिलेटेड ना एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
गुड से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखो। अच्छा, वो सेंटेंस लिखने से भी पहले तुम लोग एक काम करो, वो फ्लोचार्ट को क्या बनाए हो एक बार फिर से देखो। फाइनल गुड्स था, वो हम गुड्स लिखे थे ना, बट वो फाइनल गुड लिखो। वहाँ पे जो पॉइंट नंबर हम लोग कितना किए थे, 3 में किए थे ना, गुड्स का 2 पार्ट पॉइंट नंबर 3 में हुआ था ना, उसमें जो खाली गुड्स लिखे हो ना उसको फाइनल गुड्स लिखो, ठीक है। तो फाइनल गुड्स हो गया 2 रकम का, कैपिटल गुड्स और एक है कंज्यूमर गुड्स। यही फ्लो चार्ट था ना हम लोगों का। इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है ना वो क्या है सुनो, लिखो ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट कैपिटल गुड्स मतलब ये वाला, ठीक है, दोनों का देखो सीजी लिखे, बट ये वाला कैपिटल गुड्स है और ये वाला भाई कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये स्टेटमेंट तुम लोगों को ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है, बोलो। क्या ये स्टेटमेंट से तुम लोग सहमत हो? इसको प्रूव कैसे करें, इसको साबित कैसे करें? तो लाइन को कंटिन्यू करो, लिखो बिकॉज सम फाइनल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। मतलब सारे कैपिटल गुड फाइनल गुड है, बट सारे फाइनल गुड कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि कुछ फाइनल गुड कंज्यूमर गुड्स है। क्या सबको ये चीज समझ में आया? तो एग्जाम का जो क्वेश्चन है ना वो ये ऑल से लेके, ये जो ऑल से लिखे हैं सेंटेंस हम कैपिटल गुड्स तक, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। और जो आंसर है ना रीजन, वो रीजन को अंडरलाइन करो, ये है मेरे भाई रीजन। क्या सब क्लियर हो? सेकेंड डॉट में और एक सेंटेंस लिख रहे हैं, लिखो ऑल कंज्यूमर गुड्स। अब तुम लोग समझ गए हो क्या हम लोग करने वाले? ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कंज्यूमर गुड्स। रीजन कोई बोल पाओगे भाई? थोड़ा जोर से। All consumer goods are final goods, but all final goods are not consumer goods because some final goods are capital goods. बस इसी में कंटिन्यू कर दो, because some final goods are, फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं ना, all consumer goods are final goods, but all final goods are not consumer goods because some final goods are capital goods, है ना। क्या हम सब यहां तक साथ साथ हैं? ओके डन। पॉइंट नंबर कितना होगा? वापिस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे थे, गायब हो गया क्या राइटिंग? अच्छा डोंट वरी, हम ये वाला पोर्शन फिर से लिख के व्हाट्सएप में भेज देंगे, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा पॉइंट नंबर कितना होगा? ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में लिखो स्टॉक एंड फ्लो। ये तो है रे राइटिंग, यहाँ पे देखो, देख लो, अगर लिखना है तो चेक कर लो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? सब कुछ ठीक है ना?
तुम लोग को ऑफलाइन अच्छा लगता है कि आज का पैटर्न में अच्छा लगा रे पढ़ना? ऑब्वियसली। नहीं नहीं, तुम लोगों से नहीं पूछ रहे मेरे भाई, जो लोग ऑफलाइन आते हो ना, वो लोग को मेरा चेहरा देखना पसंद है सामने से, मुझे पता है। जो लोग ऑनलाइन करते हो, कंप्लीटली ऑनलाइन, जैसे बाहर से जो लोग हो, ठीक है ना, जो लोग कंप्लीट ऑनलाइन करते हो वो लोग बोलो, क्या ये टैब में राइटिंग वाला पैटर्न ठीक है ना, बोर्ड अच्छा लगता है? ओ, बोर्ड के साथ हम डांस करते हुए अच्छा लगता है, हाँ। बट इसमें भी काम चलाओगे ना इमरजेंसीज में? हाँ क्लियर है, ये तो बात सही है भाई, ये क्लियर है। लेकिन इमरजेंसी में काम चलाओगे ना, ये वाला जिन लोग को पसंद नहीं। क्योंकि इमरजेंसी मेरे को कहीं बाहर जाना पड़े तब तो ये सब करेंगे, तुम लोग साथ देना थोड़ा, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर कितना बोलो फिर से भाई? ओके चलो, 5 नंबर पॉइंट में लिखो स्टॉक एंड फ्लो। मजा आएगा। सबके घर के छत पे ना पानी को स्टोर करने वाला एक टैंकर है, बोलो यस और नो। और यहाँ पे नीचे से एक नल है, ये क्या है भाई? ये नल है, ठीक है। और ये हो गया नल का नॉब। चलो अभी हम नल का नॉब को लॉक करके रखें, समझना अच्छे से, ठीक है? नॉब को हम क्या किए, लॉक करके रखें। तो क्या ये नल से पानी गिरेगा? अभी नहीं गिरेगा, पक्का। पूरा नल, सारा नल नॉब बंद है एकदम, पानी पूरा टैंकर में स्टोर्ड है, ठीक है। पानी कहाँ पे स्टोर है बोलो? ये टैंकर के अंदर, सोचो इतना पानी है, सोचो इतना पानी टैंकर के अंदर है। सही है एकदम सब। मज़ेदार बात यह है कि ठीक हम तुम लोगों को कॉल किए और बोले मेरे को बताओ सुबह 9 बजे 9 AM को तुम्हारा टैंकर में कितना लीटर पानी है। बोलो तुम लोग एग्जैक्टली 9 बजे कितना पानी है बता दोगे कि नहीं? आराम से मेजर कर पाओगे ना, बिकॉज ये नहीं बह रहा है। ये सुन लो, सब साथ हो, पक्का बता दोगे। अगर हम बोलेंगे 10 बजे कितना पानी है, बता दोगे। सुबह 10 बजे कितना है बता दोगे। जब तक ये नल बंद है ना भाई, जो भी टाइम तुमको देंगे ना, उस टाइम में कितना पानी है बता दोगे। इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। ये जो हम बोले ना 9 AM 10 AM या 9:15 AM, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको कहते हैं जब हम लोग दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ना किसी चीज़ का वॉल्यूम अमाउंट को मेजर कर पाएँ, ठीक है। बस यही स्टॉक है। स्टॉक मीन्स एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब तुम लोग बताओ, एकदम इज्जत से हर कोई आंसर देना। अगर हम ये नॉब को ओपन कर दें, अगर ये नॉब को हम खोल दें और ये टैंकर से पानी गिरने लगे, कंटिन्यूअसली पानी ये टैंकर से गिरने लगे, अब अगर तुमको हम पूछें कि 9 बजे कितना पानी है, तो क्या बता पाओगे? यस और नो में आंसर दो। नहीं बता पाओगे, क्योंकि हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ पानी यहाँ से निकल के कम रहा है। बोलो हाँ कि ना? बट अगर हम तुमको बोले कि 9 से 10 बजे के बीच, ड्यूरिंग दिस 1 आवर कितना पानी एवरेज था, लगभग कितना पानी था, तो ये बता पाओगे कि नहीं? बोलो। कंटिन्यूसली मेजर करोगे ना, 10 लीटर था, 9.5 हुआ, 9 हुआ, है ना। बट एग्जैक्टली पॉइंट पे तो नहीं बोल पा रहे हो। बट एक घंटे में कितना इसका था वॉल्यूम, वो तुम लोग बहुत सारा वैल्यू तुम लोग एक साथ बता दोगे, लेकिन एक वैल्यू नहीं बोल पाओगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में भी नहीं बोल पाओगे। दिस इज कॉल्ड एज फ्लो। क्या सबको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ में आया? चलो फर्स्ट डॉट में लिखो, फर्स्ट डॉट में ऐसे एक हेडिंग बना दो, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक हेडिंग बनाओ, स्टॉक के नीचे एक डॉट लगाओ और डॉट में लिखो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक के नीचे लिखो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इज कॉल्ड ए स्टॉक। बस ये पॉइंट ऑफ टाइम को रट लो भाई। अगला क्लास में पूछेंगे स्टॉक क्या है तो बोलोगे पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो का डेफिनेशन क्या होगा, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक, स्टॉक के नीचे लिखो फ्लो। फ्लो में भी सेम, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर, अब बोलो पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि पीरियड ऑफ टाइम होगा। बस लिख दो पीरियड ऑफ टाइम। बोलो कैसा लगा? ठीक ठाक यहां तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में ना एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, खाली बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम लोग शुरू में जो ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम लिखे हैं ना, वो दोनों के बारे में ये बात है। फैक्टर इनकम लिखो पहले। फैक्टर इनकम क्या मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा? शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तुम लोग, फुल फॉर्म लिखो। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम की एक खास बात है, लिखो इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कोई मिस मत करना, हाँ शॉर्ट फॉर्म सारा पूछ लेना, हम क्लास अभी खत्म कर देंगे और एक लाइन लिखना है खाली। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है। 2 क्लास के बाद ना इकोनॉमिक्स में तुम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, बट मैथ जैसा टफ नहीं होगा, इजी होगा। तो तब ये डिटेल में समझाएंगे कि फैक्टर इनकम कैसे इंक्लूड होता है। अगर फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है तो किसी किसी को अंदाजा लग गया कि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होने वाला, और वही सच है। लिख दो, ठीक, इसके नीचे लिखो, फैक्टर इनकम के नीचे लिख दो भाई ट्रांसफर इनकम, और एरो देके लिखो नॉट, लिख दो खाली नॉट। ये नहीं इंक्लूडेड होता, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में ये इंक्लूड नहीं होता। बोर्ड में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में ना डिफरेंस पूछता है 2 से 3 मार्क्स का। एक तो डेफिनेशन लिख दो और एक इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा ना। क्या चलेगा सबको यहां तक? बस हम ये 6 पॉइंट में क्लास खत्म कर रहे हैं। तुम लोग सब इसको एक बार रीडिंग मार के, नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगा ऑब्वियसली सैटरडे को, है ना, तो सबको ही रीडिंग मार के आना, पूछेंगे आंसर देना, ठीक है।